आज जो हमारे टॉपिक है वो फेज 1 के अंदर है, जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। ये है क्या? मैंने अभी एक वीडियो आप लोगों के ग्रुप के अंदर 1 मिनट 1.5 मिनट की आप लोगों के ग्रुप के अंदर डाली। उसी वीडियो को मैं दोबारा चला रहा हूँ, थोड़ा सा उसको बस देख के समझ जाएं कि ये है क्या चीज। यस सर। उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा, समझ में आएगी। आवाज आ रही है वीडियो की? हाँ नहीं सर। नो ब्रदर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। इस वीडियो की आवाज आ रही है? हाँ हाँ नहीं, जो वीडियो भी चल रहा है इसकी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं आ हाँ, रही है। इसकी नहीं आएगी, इसकी नहीं आएगी, मुझे पता है इसकी नहीं आएगी। ठीक है, मैं भी बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ से गाइड करूंगा। ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पर देखें, इस वीडियो के अंदर ये क्या है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट, इसके अंदर करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है। क्या करते हैं? करेंसी की करेंसी ट्रेडिंग। वजह क्यों करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है? क्योंकि दूसरे स्टॉक मार्केट्स के अंदर तो हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं ना, जो कंपनी के शेयर होते हैं, जैसे आपके इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसे हमारे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, जैसे हर मुल्क का अपना अपना स्टॉक मार्केट है, और हर मुल्क का होता है अपना स्टॉक मार्केट, जिसको हम डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं। उसके अंदर जो हमारी कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक्स होते हैं जो हम ट्रेड करते हैं। लेकिन फॉरेक्स, फॉरेन करंट एक्सचेंज, जिसको हम एफएक्स भी कह सकते हैं, तो ये कौन सी मार्केट है? इसकी लोकेशन कहां पर है? जिसकी लोकेशन होती है उसको क्या कहते हैं, और जिसकी लोकेशन नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अब जब फॉरेक्स मार्केट के बारे में या किसी भी मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहां पर है। जैसे अगर ये आईक्यू ऑप्शन इंडिया में होता, कल को ये आप लोगों के साथ कुछ भी करता, आप क्या करते? ऑफिस में पहुंच जाते। यस सर। लोकेशन, Yes, अब लोकेशन का आपको पता ही नहीं है उसका। ठीक है, इसी तरीके से sir. इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसकी लोकेशन का पता है कि भाई किस जगह पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, कहां पर इसके ब्रोकर बैठते हैं। Yes. जिस मार्केट की लोकेशन है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट। ठीक है, और सॉरी, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज मार्केट, जिसकी लोकेशन होती है। अब इसकी लोकेशन नहीं है, ये एक नेटवर्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेटवर्क। नेटवर्क। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ब्रोकर्स बैठते हैं, वो आप लोगों को सारी सहूलतें फराहम करते हैं। एवरी डे लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती है। और कैसे होती है? अब देखो कि यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये एक मनी सिस्टम है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर ब्रोकर्स बैठते हैं जो इस मनी को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और वजह क्या बनती है, कैसे रेगुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया में कंपनी है, उसको क्या चाहिए? एक इंजन चाहिए। क्या चाहिए? इंजन। और वह इंजन कहां से मिलेगा? यूके से। कंपनी इंडिया में है, उसको क्या चाहिए? इंजन चाहिए। और वो कहां से मिलेगी? यूके से मिलेगी। तो क्या यहां से ये क्या करेंगे, इसको इंडियन रुपीस भेजेंगे यूके वाले को या नहीं? या क्या करेंगे? ये अपनी करेंसी नहीं भेज सकते, अपनी करेंसी नहीं भेज सकते। तो ये करेंसी कहां पर एक्सचेंज करेंगे, और उस एक्सचेंज का रेट क्या होगा? तो ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे? एफएक्स मार्केट के अंदर, जहां पर डिफरेंट करेंसीज ट्रेड होती हैं। आईएनआर वर्सेस यूरो वर्सेस आईएनआर, यूरो वर्सेस आईएनआर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आईएनआर पहले क्यों नहीं लिखा और यूरो मैंने पहले क्यों लिखा है। एक ये भी सवाल पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा यूरो वर्सेस यूएसडी। सोच रहे होंगे कि ये यूएसडी पहले क्यों नहीं आता, पहले यूरो क्यों है। अगर मैं यहां पर लिखूं जीबीपी यूएसडी, सोच रहे होंगे कि यूएसडी पहले क्यों नहीं है, जीबीपी बाद बाद में क्यों रहता है। ये सवाल कभी कभार आता होगा आप लोगों को, या फिर जब कोई बंदा नया होता है तो वो फिर गलती से आगे पीछे भी कर लेता है इसको। ठीक है, जो स्टॉक, जो फॉरेक्स का मॉनिटरी यूनिट है, उसके अंदर जो पहले करेंसी रजिस्टर हुई है, तो वो हमेशा पहले आती है। अब
पहले पहले नंबर पे फॉर एग्जांपल कौन सी करेंसी रजिस्टर हुई? यूरो। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी हुई? फॉर एग्जांपल जीबीपी। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी हुई? यूएसडी। अब इनका पेयर बनाएंगे। मुझे यूरो बाय करना है, यूएसडी सेल करना है, तो यूरो और यूएसडी का पेयर में कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले कौन सी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड करेंसी है? यूरो। यूरो वर्सेस सेकंड पे कौन है? यूएसडी। ये पेयर ऐसे बनता है, ये पेयर इस तरीके से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन बहुत सारी चीजें पता नहीं होती क्योंकि ये कहीं पर लिखी हुई नहीं होती। इसका पूरा एक सेटअप होता है, वो जिसकी वजह से हमें पता करना होता है। अब हम इंडिया से बेच के यूके से परचेज करना चाह रहे हैं, तो यूके वाला कह रहा है कि हम आपको इंजन भेज देंगे, लेकिन आपको पैसा यूरो में पे करना पड़ेगा। किसमें? यूरो में। तो फिर ये क्या करेंगे, इस एफएक्स मार्केट के अंदर आईएनआर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? यूरो के अंदर। आईएनआर को यूरो में कन्वर्ट करके वो यूरो किसको भेजेंगे? कि यूके वालों को भेजेंगे, यूके वाले फिर इसको इंजन भेजेंगे। एक तो ट्रेड ये हुआ, एक ट्रेड क्या हुआ? ये। और दूसरा क्या हुआ एफएक्स मार्केट के अंदर? क्या हुआ ट्रेड? यूरो आईएनआर का ट्रेड हुआ। मतलब कि आईएनआर वालों ने अपनी करेंसी बेची और खरीदी क्या? यूरो को खरीदा। डिमांड क्रिएट हुई। अब ये ऐसा तो नहीं है कि कोई $100 100 उन्होंने खरीदे। जब बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं तो फिर कितने यूरो खरीदे जाते हैं? मिलियंस में यूरो खरीदे जाते हैं। यस सर। और मिलियंस में यूरो सेल किए जाते हैं। अब अगर मैं एक बात करूं, जब यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से कुछ बाय करेंगे तो कितने के बाय करेंगे? कोई क्या $1000 की बाय करेंगे? $10,000 की बाय करेंगे? वो मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स डॉलर्स की, यूरोस की बात करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इस उनके ट्रेड का फायदा उठाते हुए हम भी इसके अंदर घुस जाते हैं। उनका फायदा उठाते हुए हम भी ट्रेड में बच फॉरेक्स जाते के अंदर कहते हैं कि यार आज फॉर एग्जांपल आपको एक न्यूज मिले कि आज क्या होगा, यूरो ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, यूरोपियन कंट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो यूएस से 1 ट्रिलियन की प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? 1 ट्रिलियन की प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अब आपके लिए क्या है कि अब यूरो क्या करेगा? यूएसडी को खरीद करेगा, अपना यूरो बेचेगा और यूएसडी को खरीद करेगा। और यूएसडी किसको बेचेगा? अमेरिका को बेचेगा। तो अब जब ये 1 ट्रिलियन के यूएसडी परचेज करेंगे तो मार्केट के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन आएगी, जिसको क्या Yes, कहते हैं? sir. वॉलेटिलिटी। क्या कहते हैं उसको? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। प्राइस का ऊपर जाना या प्राइस का नीचे आना, इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। जब ये Yes, इतना sir. बड़ा ट्रेड प्लेस करेंगे और मार्केट के अंदर से यूरो बेच के यूएसडी को खरीदेंगे, तो हम भी अपनी एनालिसिस इस मार्केट में करेंगे कि यार कौन यूरो बेच रहा है, कौन यूएसडी खरीद रहा है। अगर इतना 1 ट्रिलियन को यूएसडी खरीद रहा है तो हम भी क्या करेंगे? उस यूएसडी को खरीद करेंगे कि डिमांड, क्योंकि यूएसडी किसके पास है? यूएसडी अवाम के पास है। किसके पास है? रिटेल ट्रेडर्स के पास है, कंपनीज के पास है, मुख्तलिफ लोगों के पास है। अब जब कोई मार्केट में बायर आता है तो सेलर कितने होते हैं? एक ही चीज के बहुत सारे सेलर होते हैं। तो यूएसडी के सेलर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हम एक कंट्री डिमांड दिखाएगी और बहुत सारी कंट्री उसको बेचेंगी, अपना प्रॉफिट कमाएंगी। हमें पता चलना चाहिए कि हम भी इस यूएसडी के बाय में शामिल हो जाएं। आज अगर हमने यूएसडी खरीद लिया, $100 खरीद लिया, आने वाले वक्त में 3 दिन में 4 दिन में ये $100 $150 का हो जाएगा। उसके वर्थ कितनी बन जाएगी? $150 की वर्थ बन जाएगी। तो इसी तरीके से जब मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं, अब ये एक मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, जब सब एक दूसरे से बाइंग और सेलिंग करते हैं तो रोज वो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, रोज वो करेंसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजते हैं, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में जाती है। इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हर एक मुल्क कुछ सेल करता है, कुछ बाय करता है, कुछ रिसीव करता है, कुछ अगेन सेल करता है। ये इस तरीके से चलता रहता है। हमने ये देखना है कि कौन सी करेंसीज ऐसी हैं
जिसके अंदर वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर जाना और नीचे जाना ज्यादा रहता है। ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे, नीचे जाएगी तो हम सेल करेंगे। इस तरीके से हम उस चीज का फायदा उठाते हुए हम इसको ट्रेड करते हैं। तो इस मार्केट के अंदर जो ट्रेड होता है उसकी वजह से करेंसीज के अंदर वॉलेटिलिटी आती है। क्या आती है? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। और दूसरी एक लफ्ज होता है लिक्विडिटी। क्या होता है? लिक्विडिटी। अगर मैं मार्केट के अंदर आके बोलूं कि मुझे यूरो चाहिए, मुझे यूरो चाहिए, कोई भी मुझे बेच नहीं रहा, कोई भी मुझे बेच नहीं रहा। मेरा मेरी डिमांड क्या है? मुझे क्या चाहिए? यूरो। यूरो। अगर कोई भी मुझे बेच नहीं रहा तो मतलब लिक्विडिटी नहीं है मार्केट की। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। मैं नहीं है। सेल करना चाह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारा यूरो है, मैं सेल करना चाह रहा हूं, मुझसे मार्केट में कोई परचेज ही नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी चीज बेचें, खरीदार मौजूद हो, हाँ। हम कोई भी चीज खरीदें, उसके सेलर मौजूद है। किसने कुछ पूछा? तो लिक्विडिटी उसको कहते हैं जहां पर खरीदार और सेलर मौजूद होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी टर्म सिखाता हूं, क्योंकि अब जब ये हमारे टॉपिक ऐसे हैं कि कभी कभार टॉपिक में बात करते करते किसी और जगह पे निकल जाऊंगा, कभी वापस फिर आ जाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि हर चीज आपस में कनेक्टेड है। ताकि आप लोगों को जो पता है ना, मैं उस चीज को आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए। ठीक है? यस सर। बिल्कुल सर। यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर क्या है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस यहां पर होती है जब मार्केट एक जाके ऊपर की तरफ आती है। अगर दोबारा इस जगह पे सेल आ गई तो लिक्विडिटी मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है। हाँ, लेकिन मौजूद है। जब यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, किसी ने सेल ही नहीं किया, तो इस जगह पे लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। मतलब यहां पर कोई सेल करने वाला है ही नहीं। यस सर। लेकिन उसके साथ साथ एक ऑपरेशन हुआ। क्या? यहां से लेके यहां तक प्राइस मूव तो हुई ना ऊपर। जी सर। ये मूव क्या है? वॉलेटिलिटी। ये क्या है? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी आपको प्राइस का डिफरेंस, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने का डिफरेंस दिखाती है। वॉलेटिलिटी से ट्रेंड्स बनते हैं, वॉलेटिलिटी से रेंजिंग मार्केट बनती है, अप ट्रेंड बनता है, डाउन ट्रेंड बनता है। लिक्विडिटी से लेवल्स आपकी काम करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा लेवल्स हो जाती हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा लेवल, रिटेल ट्रेडर्स, दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। एक रिटेल जो हम आप लोग हैं, एक होते हैं कंपनीज। तो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा कहता है कि यहां पर मैं सेल करूंगा तो मार्केट गिरेगी, और यहां पर मैं बाय करूंगा तो मार्केट उठेगी। तो इस तरह से जब बाय और सेल यहां पर हो रहा होता है तो हम समझते हैं कि यहां पर कौन मौजूद है? यहां पर रिटेल ट्रेडर्स मौजूद हैं। जहां रिटेल ट्रेडर्स मौजूद होते हैं वहां पर लिक्विडिटी होती है। लेकिन कभी अब ऐसा होता है कि इस जगह पे जो ये लिक्विडिटी मौजूद होती है, उसकी एक क्वांटिटी होती है। अगर कंपनीज आके उस पूरी क्वांटिटी को खरीद लें तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाती है। हाँ, ये निकल सारी जाती है। लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। ये जितनी लिक्विडिटी थी सारी खत्म हो गई, अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। लेकिन जब ऐसे कोई भी लिक्विडिटी खत्म होती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वहां से मार्केट दोबारा वापस नीचे की तरफ आती है। तो जब ये मार्केट ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर, ये ऊपर नीचे जैसे चलती है, ये क्यों चलती है ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। ये कितना चलेगी ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। ये यहां से कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे गिरेगी, और कब वापस उठेगी, कब नीचे गिरेगी, ये जितनी भी इसकी मूवमेंट की एक एक चीज हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है, जो हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ जाएंगे कि मुझे कहां पर बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए।
मार्केट के अंदर हर वक्त आपके लिए एंट्री मौजूद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्केट की जो लोकेशन है कोई सेट नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रोकर्स और जो है ना डीलर्स इसको एक्सचेंज को चलाते हैं। और जिसकी वजह से अब देखें, हम कहते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट, उसके अंदर स्टॉक्स हैं। क्या है उसके अंदर? स्टॉक्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने शेयर सुने होंगे ना, फेसबुक का शेयर, गूगल का शेयर, यूट्यूब का शेयर, यस सर। केएफसी का शेयर, जी सर। ये शेयर्स भी उन स्टॉक मार्केट्स में मौजूद है, तभी उसकी एक सेंट्रल लोकेशन है। यस लेकिन सर। उन्हीं मार्केट्स के अंदर करेंसी एक्सचेंज भी होती है, लेकिन उसकी कोई ऑफिस मुकर्रर नहीं है, उसकी कोई लोकेशन मुकर्रर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, एक लोकेशन मुकर्रर होती, तो फिर खाली न्यूयॉर्क के अंदर ही वो लोकेशन होती। लेकिन वो तो लोकेशन न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है, टोक्यो में भी है, एशिया में भी है, हर जगह पे भी, मतलब हर जगह, हर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स उसको करेंसी को ट्रेड किए करते हैं। तो इसके लिए करेंसी मार्केट की स्पेसिफिकेशन कोई लोकेशन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, इस जगह पे ये एक कंट्री, ये एक कंट्री दूसरी कंट्री से बाइंग करती है। ठीक है, और एक कंट्री दूसरी कंट्री से बाइंग करेगी तो प्रोडक्ट के वर्सेस में उस कंट्री की उसको पेमेंट करेगी। तो उस पेमेंट की वजह जी से, सर। पेमेंट अगर इस, चलो इंडिया के पास यूरो नहीं है तो क्या करेगा, वो किसी और कंट्री से खरीदेगा, हाँ, और कंट्री से खरीद के फिर किसको देगा? यूके वालों को देगा। तो इसका मतलब है यूके कि वालों को। करेंसी, अपनी करेंसी एक्सचेंज की किसी की। अब देखो कि आपके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है, ठीक है, जी सर। और दूसरे बंदे के पास भी मोबाइल है। आप कहते हो मेरे मोबाइल की 100 के वैल्यू है और तुम्हारे मोबाइल की 50 के वैल्यू है। ठीक है, मोबाइल हम एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से मुझे पैसा भी दोगे। या फिर आप ऐसा करोगे, ऐसे वाले 2 मोबाइल मुझे दोगे और मैं फिर आपको 1 मोबाइल दूंगा। इसी तरीके जी से सर। 1 यूरो इज इक्वल टू $1.13। 1 यूरो की वैल्यू क्या है? यूएसडी $1.13। 1.13, मतलब कि यूएसडी ज्यादा मिलते हैं। जब हम 1 यूरो एक्सचेंज करते हैं तो यूएसडी में ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब कि यूएसडी की वैल्यू कम है, यूरो की वैल्यू ज्यादा है। तो इसी तरीके से ये एक्सचेंज रहती है। अब ये एक्सचेंज ऊपर नीचे होती रहती है, कभी सस्ता होता है, कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, कभी महंगा, कभी ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारी करेंसीज की इस तरीके से वैल्यू होती है, और वो आपको हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, उनके रेट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। हम जो मार्केट ट्रेड करते हैं उसके अंदर भी रेट्स होते हैं। यहां पर मजीद इसको देखते हैं, जैसे कि ये वही वाली एग्जांपल वही चल रहा है जो मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, ये वाला एक्सचेंज, ये वाला एक्सचेंज। अब देखें, जैसे $1 इज इक्वल टू 0.63 यूरो, मतलब यूरो महंगा है ना, तो 1 यूरो इज इक्वल टू $1.57। अगर 200 उसको चाहिए, 2200 चाहिए, वो फिर इससे जरब करेगा और ये इतना डॉलर बनेगा। और ये वाला डॉलर किसकी प्राइस है? इंजन की प्राइस है फॉर एग्जांपल। तो वो उनको पे करेंगे इतने, अपनी करेंसी बेच के दूसरी करेंसी लेके फिर वो वाली करेंसी आगे कंपनी को बेच करेंगे। तो यहां पर एक ट्रेड ये हुआ कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी, और दूसरा ट्रेड क्या हुआ, आपने करेंसी को एक्सचेंज किया। ये जो करेंसी एक्सचेंज हुई इसको कहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। और ये हमारी मार्केट है जिसके अंदर हम अब ट्रेड करने वाले हैं। हमें बस ये पता करना है कि कब लोग यूएसडी को खरीदेंगे और कब लोग यूएसडी को बेचेंगे। बस ये पता चल गया तो हम भी उनके साथ खरीदेंगे और हम भी उनके साथ बेचेंगे। हमारा काम यही होगा। यस सर। कौन जीबीपी को खरीद रहा है ये पता करके हम भी जीबीपी खरीदेंगे। कौन जेपीवाई को सेल कर रहा है हमें ये पता करना है और हमें भी सेल करना है। हमें ये इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी करेंसीज हैं और इन सारी करेंसीज को ट्रेड करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कब कौन कैसे सेल कर रहा है और कब सेल करेगा। और उसके ऊपर ये जितनी भी करेंसीज होती हैं सब नेशनल करेंसी होती हैं। सब क्या होती हैं? नेशनल करेंसी।
हर एक करेंसी एक कंट्री के साथ होती है, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। क्या चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू के ऊपर? मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कोई मुझे बताए? आपके कंट्री की भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है हर साल? नहीं पता सर। देखो, एक पूरा हाँ, बजट, इसके बारे एक प्लान होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम्म। आप लोगों के कंट्री के अंदर एक फंड जनरेट किया जाता है कि भाई हमारे कंट्री के अंदर ये हाँ एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आपके हाँ, कंट्री का, जी सर, होता है होता है। मैं आपको बता रहा यस हूं, सर। अब एग्जांपल के हिसाब से मैं बड़ी फिगर नहीं बताऊंगा। मैं एक बात बोली कि भाई एक आपकी कंट्री के अंदर एक साल कंट्री को चलाने के लिए $100K चाहिए या 100K INR चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यस सर। तो फिर इसका रेवेन्यू तो मेरे हो ना, कंट्री के अंदर पैसा होगा तो फिर ये खर्चा भी चलेगा। तो कंट्री क्या करती है, मुख्तलिफ जगहों पे टैक्स लगाते हैं, वहां से पैसे कलेक्ट करती है, फिर अपना खर्चा चलाने के लिए एक इंटरेस्ट रेट बनाती है कि कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे पैसों के ऊपर, हम कितना डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे, हम कितना एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, हम कितना कंपनीज के ऊपर खर्च करेंगे। एक पूरा प्लान बनता है जिसको आप बजट कहते हो, ठीक है। यस सर। ये पूरी एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है हर एक कंट्री की। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जी हम सर। उसके अंदर नहीं जा रहे। मतलब कि एक प्लानिंग बनती है हर एक कंट्री की। लेकिन अगर आप इंडिया कंट्री है, उसकी अगर प्लानिंग की बात करें तो करेंसी कौन सी है इंडिया की? INR। सारा खर्चा किस में होगा? INR। INR अगर मॉनेटरी INR में पॉलिसी सर। की वैल्यू बढ़ी है तो उसकी, आप लोगों की नेशनल करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यस सर। जो मॉनेटरी पॉलिसी हर कंट्री की बनती है, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री के फेवर में होती है तो उस कंट्री की जो नेशनल करेंसी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी सही नहीं होती तो फिर वो डिक्रीज होता है वैल्यू उसका, उसकी करेंसी का। सिंपल लफ्जों में समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी जब भी किसी कंट्री की आती है तो उसकी नेशनल करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो किसको फायदा है? गवर्नमेंट को। अगर प्लस हो जाता है तो किसको फायदा है? मतलब जो पैसा किसी को इंटरेस्ट पे देंगे उनको फायदा है। किसको? बैंक्स को फायदा है, राइट। जी सर। बैंक के पास पैसा जमा होता है ना, सब लोग हम बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं और बैंक्स आगे लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देती है। लोगों की बात नहीं कर रहा, किसको देती है? कंपनीज को देती है। किसको? हाँ, कंपनीज को सर। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कंपनीज लॉस में जाएंगी, क्योंकि हमारा सारा रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? कंपनीज के थ्रू होता है ना। जितनी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वह बाहर से पैसा आएगा। अगर कंपनी को ज्यादा लोन पे पैसा पे करना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई छोड़ो, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं उधार पे। क्योंकि अगर मैं उधार पे पैसा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इतना सारा प्रोडक्ट बनाती हूँ, मुझे बचता है 5 रुपया और इंटरेस्ट पे मैं दे रही हूँ 10 रुपया। तो जो इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है सिर्फ उसने पैसा दिया और उसको 10 रुपया बच गया और मुझे खाली बचा 5 रुपया। मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं चाहिए। यस सर। मतलब कंपनी का शौक कम हो जाएगा, कंपनीज लोन लेना बंद कर देंगी। लोन लेना बंद करेंगी, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आपकी कंट्री के लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कोई किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, और उसके बाद बाहर वो एक्सपोर्ट नहीं होंगी चीजें, तो बाहर से पैसा भी नहीं आएगा। तो सबका असर किसके ऊपर जाएगा? आपके मुल्क के ऊपर जाएगा। आपके मुल्क की डेवलपमेंट कम होती जाएगी, आपके मुल्क के अंदर खसारा पैदा होता जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। हाँ, डिक्रीज होती है। जी सर। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपके करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन होता यह है कि जब इंटरेस्ट रेट आप लोग बढ़ाते हो ना, तो बाहर जी सर। मुल्क वाले लोग आपके कंट्री के अंदर पैसा डालते हैं।
क्योंकि यूएसडी के अंदर, मतलब के अमेरिका के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट 1% है, क्या है इंटरेस्ट रेट? 1%। मैं अमेरिका का बंदा हूं, सही है। मैंने देखा जी कि सर। यार इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी मैंने देखी, यार इंडिया वालों ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ जी। गया। फिर मैं क्या करूंगा? मैं यहां से 1 ट्रिलियन का लोन लूंगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी पार्टी हूं कि मुझे $1 ट्रिलियन का लोन मिल जाएगा, ठीक है। और ये 1 जी ट्रिलियन सर। का लोन लेके मैं आप लोगों की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, आप लोगों की कंपनी के अंदर इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दूंगा। मुझे यहां पर कितना पे करना है? 1%। और मुझे 1%। आप लोग दे रहे हो 12.5% यस या 12%। अब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ बीच में? 11% का। 11%। मैंने यहां पर 1% पे कर दिया और यहां पर 11। अगर आपकी कंपनी के अंदर 1% पे इंटरेस्ट रेट में दे दूं, 1% इंटरेस्ट रेट पे मैं आप लोगों को लोन दे दूं, तो आपकी कंपनी जो चीज 5 रुपए की बेच रहे हैं, अब खर्चा कम हो गया तो वो 3 रुपए की बेचना शुरू करेंगे। जी सर। तो 3 रुपए की बेचेंगे। जब आप लोग 5 रुपए की एक प्रोडक्ट खरीदे थे, अब आप कहोगे यार अब तो सस्ती हो गई, अब 2 खरीदो। यस सर। 2 बिल्कुल सर। खरीदोगे तो ज्यादा कंजप्शन होगी तो कंपनी का काम चलेगा, तो कंपनी ज्यादा यूनिट लगाएगी, फिर आप लोगों के बंदों को हायर भी करेगी, और आप लोगों को जो है ना नौकरी भी मिलेगी, और आप लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, क्योंकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए कंपनी भी आप लोगों को प्रॉफिट दे रही है, नौकरियों पे तनख्वाह बहुत ज्यादा दे रही है। इस तरीके से अब बताओ, जब इंटरेस्ट रेट आपके कंट्री के अंदर बढ़ेगा तो आप लोगों की कंट्री खसारे में जाएगी, और इंटरेस्ट रेट जब कम होगा आपकी कंट्री ग्रो करेगी। जब ग्रो करती है ना, तब लोग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। नहीं तो आप लोगों यही जब लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं, तो ये नुकसान आपकी कंट्री को होता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा पैसे पे कर रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर पड़ता है। अब Yes, इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतना फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब आपकी कंट्री स्टेबल नहीं रहती, फिर अनस्टेबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर यूके का इंटरेस्ट रेट यूके में बढ़ गया तो यूरो डिक्लाइन होगा, यूरो प्लान। डिक्लाइन होगा सर। डिक्लाइन होगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो यूरो राइज होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से देखो कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे कंट्री की हुकूमत तबाह हो गई थी, ठीक है। मतलब एक हुकूमत को गिराया गया, दूसरी हुकूमत आई, और वो दूसरी हुकूमत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अच्छे तरीके से मुल्क को चला सके। अब हमारे अंदर क्या पैदा हो गया? इनस्टेबिलिटी पैदा हो गई हमारी कंट्री के अंदर। तो जितनी भी बाहर लोगों ने इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्रीज के अंदर की हुई थी, उन्होंने क्या किया? अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके गए। यार पता नहीं इसके फ्यूचर का कुछ भी हो सकता है, अगर ये कंट्री डूब गई तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इसी तरीके से आपकी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के लोग अगर अच्छे होंगे तो पूरी दुनिया के लोग आके आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो लोग अच्छे नहीं होंगे और उनके बहुत सारे गद्दे कारनामे स्टार्ट हो जाएंगे, वो करप्शन स्टार्ट कर देंगे, तो जितने भी बाहर की कंट्रीज ने आपकी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की वो सब निकाल के लेके जाएंगे। जब सब कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी तो आपकी कंट्री बन जाएगी खोखली, होगा ही कुछ नहीं उसके पास। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। इनस्टेबिलिटी से मार्केट मतलब वैल्यू गिरती है किसी करेंसी की। तो हम ये भी नजर रखेंगे कि यार कौन सी कंट्री का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यूएस के अंदर बहुत बड़ा मसला हो गया है, उनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है, वो उनकी इलेक्शन या उनका जो प्रेसिडेंट है वो काम सही नहीं कर रहा, उसके लोग खिलाफ हो गए हैं, लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, तो यूएसडी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से
पूरी दुनिया की करेंसीज के अंदर हम देखते हैं, हम फिर पूरी दुनिया की करेंसीज के अंदर हम अपनी भी न्यूज वगैरह चेक करते रहते हैं कि कब और किस कंट्री के अंदर इनस्टेबिलिटी है, किसके अंदर स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं यूएस बेचूंगा तो किसको खरीदूंगा? फिर मैं देखूंगा कि यार यूएस में इनस्टेबिलिटी है और यूके के अंदर स्टेबिलिटी है, तो फिर मैं यूएस बेच के यूके खरीदूंगा। आईएनआर के अंदर, इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी है, बेचो आईएनआर को, खरीदो किसको? देखूंगा पूरी दुनिया के अंदर कौन सी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी है, फिर वो खरीद लूंगा। तो इस तरीके से फिर हमारे ये पूरा फॉरेक्स का ट्रेड इस तरीके से चलता है। एक तो बाइंग सेलिंग होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से, और दूसरा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से ये सारी ट्रेड के अंदर, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी आती है। ये सब जो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी आती है वो इनकी वजह से आती है। और इसकी वजह से मार्केट के अंदर जब बहुत सारे लोग सेल करेंगे, बहुत सारे लोग बाय करेंगे, बहुत सारे ये एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी, तो फिर हर कोई इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करना शुरू करेगा, उसमें से अपना भी हिस्सा निकालेगा। जिसको अकल होगी वो पैसा कमाएगा, जिसको अकल नहीं होगी वो अपना पैसा यहां पर डुबोएगा। इस तरीके से ये सारा बिजनेस चलता है। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसा मेरे पास मौजूद है, मुझे जगह बताओ, मैं वहां पर जाऊं और मैं वहां पर ये काम शुरू करूं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। इसके लिए आपको फॉरेक्स के ब्रोकर चाहिए। कौन चाहिए? ब्रोकर, जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि ऑनलाइन आप करेंसी को बाय कर सको, ऑनलाइन आप करेंसी को सेल कर सको। जैसे हमने कल बात की थी कि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो ऑनलाइन हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम इन करेंसीज को बाय और सेल एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकें। फिर उसको हम ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, वो वाला ब्रोकर जिसके पास हम अपना डिपॉजिट जमा करा सके, हमारे पास वो पेमेंट का मेथड होना चाहिए। और फिर ये भी देखेंगे कि यार ये ब्रोकर हमें सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, इनकी क्या लालच है हमसे। उनकी लालच ये है कि अगर हम उनके साथ काम करेंगे तो हम उनको कमीशन पे करेंगे। तो कमीशन पे करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा पैसा उनके पास जाता है, और दूसरा हम उनको दो तरह से कमीशन देते हैं। एक प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से, जिसको स्प्रेड कहते हैं। मतलब कि अगर आपकी प्राइस 1.1342 चल रही है, तो ब्रोकर कहता है कि आप बाय करोगे तो आपको प्राइस ये मिलेगी 1.1344। ये जो दो का डिफरेंस है ये ब्रोकर की कमीशन बन जाएगी। ये 2 पिप क्या हो जाएगा? ब्रोकर की कमीशन बन जाएगी। मतलब मार्केट के अंदर प्राइस क्या है? 1342, बट आप बाय करोगे तो आपको ब्रोकर 44 पे देगा। महंगी? यस सर। जब प्राइस सस्ती है तो फिर महंगी क्यों दे रहा है? ये 2 पिप का जो डिफरेंस है वो आपको ब्रोकर एज अ कमीशन चार्ज कर लेगा। दूसरा कमीशन क्या होता है? ब्रोकर कहता है कि मैं आपसे स्प्रेड चार्ज नहीं करूंगा। अगर आप एक लॉट परचेज करते हो तो मेरी एक लॉट के ऊपर $7 की कमीशन है। ओके सर। एक लॉट की कितनी कमीशन है? $7। अगर मैं एक लॉट परचेज करता हूं तो एक पिप की वैल्यू है $10। एक लॉट परचेज करता हूं तो एक पिप की वैल्यू कितनी है? $10। चलो अब हम यहां पर दो Sir, नहीं, one lot in the sense, अब मैं उसके ऊपर आऊंगा। one ठीक है? lot in the sense. हाँ, Okay, लॉट okay. मतलब एक मेथड होता है ना, मेजरिंग मेथड होता है। जैसे कि आप कपड़ा खरीदते हो तो क्या बोलते हो? मीटर में कपड़ा दे दो। दूध खरीदते हो मीटर। तो भाई 1 लीटर के अंदर दूध दे दो। ऐसे जो है ना, जो भी चीज खरीदते हो उसका एक मेजरिंग यूनिट होता है। ठीक है ना? जैसे हम बाय और Okay, सेल sir. करते हैं तो Okay. उसका भी एक मेजरिंग यूनिट होता है जिसको हम लॉट कहते हैं। फिर लॉट के बहुत सारे हिस्से होते हैं, वो हम उसके ऊपर आके मैं भी आपको वो कंफर्म करता हूँ। ठीक है? अब देखो, चलो यहाँ पर Okay. इसने 43 पे बेचा। कितने पे बेचा? 43। एक पिप का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? एक पिप। एक पिप की वैल्यू क्या है? $10। ब्रोकर ए क्या कहता है कि मैं एक पिप मेरी स्प्रेड है, वो मेरी कमीशन है सब कुछ। ठीक है? ब्रोकर बी कहता है कि मैं कोई भी पिप चार्ज नहीं करूंगा, मेरी एक लाट के ऊपर $7 की कमीशन है। अब बी सस्ता है या ए सस्ता है? अगर ए के साथ काम करते हैं तो वो $10 चार्ज करेगा, और बी के साथ काम करते हैं तो वो $7 चार्ज करेगा। कौन अच्छा है? बी।
बी। बी अच्छा है। अब ऑक्टा एफएक्स की बात करें तो वो स्प्रेड चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? Spread. स्प्रेड। स्प्रेड। आईसी मार्केट के साथ काम करें तो वो कमीशन चार्ज करता है। अब एक ऐसे ब्रोकर भी हैं वो कहते हैं कि कमीशन भी चार्ज करेंगे और पिप भी चार्ज करेंगे, लेकिन पिप हाँ, एज कंपेयर टू द, जैसे कोई ए ब्रोकर है जो खाली स्प्रेड ही चार्ज करता है वो ज्यादा चार्ज करेगा, फिर पिप थोड़े से वैल्यू ये चार्ज करेगा, थोड़े से वैल्यू इसके अंदर चार्ज करेगा। ये फिक्स होगा और पिप उसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? पीक टाइम में बढ़ जाएगा और yes sir. कम टाइम में ये कभी कभार सस्ती भी हो जाएगी, मतलब वो पिप वैल्यू बिल्कुल कम भी हो जाएगा। अब कौन सा पीक टाइम होता है ट्रेडिंग करने का? लंदन और न्यूयॉर्क। जब लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेड करोगे तब पिप्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी जो वो चार्ज करेगा। अच्छा, ठीक है, yes sir. फीस, क्योंकि फीस वेरिएबल है। और जब जी टोक्यो, जी सर। जी जब टोक्यो का सेशन होगा और एशिया का सेशन होगा तब कोई बाय करता नहीं है इतना ज्यादा, तो तब वो फीस को सस्ता करेगा और एडवर्टाइज क्या करेगा? जहां पर सस्ता चार्ज करता है वो एडवर्टाइज करेगा कि देखो मैं सबसे कम पिप की कमीशन लेता हूं। हाँ, लेकिन पीक जी टाइम जी में सर। वो बढ़ जाती है। ये ब्रोकर्स की चालाकी होती है जो हमने समझनी है। पीक टाइम में हम हमने चेक करना है कि ये कितना पिप चार्ज करता है। ठीक है, Yes अब sir. वो पिप कैसे चार्ज करता है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आज मार्केट बंद है वैसे, मैं नहीं तो फिर आप लोगों को मैं लाइव उसका मैं चेक करा था कि कितना पिप चार्ज करते हैं। फिर भी आज जाहिर तो होगा थोड़ा सा, मैं आप चेक कराता हूँ। तो इस तरीके से ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए भी हमें ये जरूरी है कि हम उसको देखें कि वो पैसा कैसे चार्ज कर रहा है, कमीशन हमें वो सर्विसेज देने के लिए पैसा कैसे चार्ज कर रहा है। क्योंकि एक बिजनेस करो, एक बंदा एक बिजनेस करता है, उसको जगह मिली है जिसका रेंट है 10,000 रुपए, वहां पर बिजनेस कर रहा है, और उसके साथ दूसरी जगह है जो 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। अगर खाली खाली पीली उसने 10,000 वाली जगह ले ली, कोई फायदा ही नहीं है उसका, तो ज्यादा पैसा पे कर रहा है ना। तो उसको चाहिए कि वो 5,000 वाला दे ताकि उसका एक्सपेंस कम हो। इसीलिए आप लोगों का टारगेट है $100, लेकिन उस $100 में आप $20 की फीस जमा कराते हो हर महीने की, आपकी ओवरऑल फीस बन जाती है। वो अच्छा, या कोई ऐसा ब्रोकर जो आपको सिर्फ $10 आपकी फीस ले ले, तो आपको ऐसा वाला ब्रोकर जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। ये डिफरेंस करना चाहिए। यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये करेंसी पेयर है ये वाला। अब यहाँ पर करेंसी पेयर के अंदर क्या दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये करेंसी पेयर, उसके बाद ये उसकी बिड प्राइस और ये उसकी आस्क प्राइस। बिड जो हम खरीद करते हैं और आस्क जो हम सेल करते हैं। ठीक है, Yes sir. इसके अंदर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्रेड। ये स्प्रेड का ऑप्शन है। अब देखो 13 का मतलब है 1.3। 13 का मतलब क्या है? 1.3. 1.3। 1.3 पिप कितना है ये? 1.3 पिप चार्ज कर रहा है। 1.3. 23 का मतलब है 2.3 पिप। Yes sir. 55 का मतलब क्या है? 5.5 5. पिप। 18 का मतलब क्या है? 1.8 पिप। अब मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, जिसमें यूएसडी कैट क्या उसमें 1 है, वो क्या है? ये यूएसडी के 1 पिप है, वो 1 होगा, वो 1 होगा, 1.00. 1.0 होगा कि 0.1 होगा सर? वो 1 खाली 1 पिप होगा। अच्छा, और सर ये मतलब वो डबल वेरी लो 1 रहेगा 2 है सर। जो मैं आपको जो दिखा रहा 1 हूँ, रहेगा मतलब वेरी लो रहेगा। आपको बता रहा हूँ क्लियर। ठीक है, आप मिनट वेट करें, मैं सिर्फ वो जो है ना आपको कैलकुलेटर आप लोग के साथ शेयर करूँ।
यहाँ पर आ गया। मैं आप लोगों के ये ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये देखें वैल्यू, मैं यूरो यूएसडी का 1 लाख अगर परचेस करता हूं तो उस 1 लाख की वैल्यू क्या है, $10। अगर मैं AUD कैट का 1 लाख परचेस करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या है, 7.66। तो यूरो की वैल्यू ज्यादा है 1 पिप की, और यूएसडी Yes, की AUD कैट की वैल्यू थोड़ी सी कम है, ज्यादा ही कम है 7.66, ठीक है। अगर मैं यहां से बहुत सारी करेंसीज हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करो जो आपको ट्रेड करनी है। AUD USD, AUD कैट का 7.66 है और AUD USD के पिप की वैल्यू क्या है, $10, यस सर। ठीक है। अब वो आप, मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। 1 लॉट क्या है ये, 1 लॉट, इसके 1 लॉट के अंदर यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं 1 लॉट के अंदर, और 1 लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं। यस सर। कितने होते हैं, 1 लाख यूनिट। अब मतलब 1 लाख जो परचेज करेगा, अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं 1.13, ठीक है। 1 यूरो कितने के बराबर है, 1.13। ये 1 एक यूनिट है, ये 1 क्या है, हाँ यूनिट है सर एक यूनिट है। तो जब अगर मैं 1 लॉट परचेज करना चाहूं तो 1 लॉट के अंदर कितने यूनिट होते हैं, 1 लाख। 1 लाख यूनिट होते हैं सर। तो मैंने 1 लाख 1 यूरो लाख। परचेज करूंगा, कितने, 1 लाख यूरो परचेज हाँ 1 लाख करूंगा, यूरो। परचेज करूंगा तो उसके ऊपर मुझे फीस लगेगी। अगर 1 पिप फीस है तो $10 की फीस लगेगी मुझे। अगर 1 लाख में यूनिट परचेज करूंगा तो मुझे कितनी फीस लगेगी, $10। $10। $10 की। 1 लाख यूरो मतलब 1 लाख यूनिट में परचेज कर सकता हूं मार्केट के अंदर, यस सर। आप लोग कर सकते हो। नहीं हम नहीं कर सकते सर, आप कर सकते हैं। मेरे पास भी $1 लाख नहीं है, 1 लाख यूरो नहीं है, मेरे पास भी होंगे। 1 लाख यूरो मतलब हाँ कम आता है फिर क्या, सर 1 लाख मतलब लेवरेज 1 लेवरेज लाख देते हैं सर फिर 1 लाख मतलब जो है हाँ 1.00 है या 1.05 1.010 है सर। 1 पॉइंट क्या मतलब, भाई वो 1 लाख मतलब यूरो जो मतलब लेवरेज 1 बोलते हैं लाख, सर, जैसे हम लोग परचेज देखो करते हैं 1.01 1 लाख रुपए के अंदर 010। कितने रुपए होते हैं, 1 लाख के अंदर कितने रुपए होते हैं, 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपए 1 लाख होता है। एक यूनिट 1 रुपए का, एक यूनिट 1 रुपए का। 1 लाख यूनिट परचेज करो, कितने पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए 1 चाहिए। 1 लाख रुपए। एक यूनिट इज इक्वल टू 1 यूरो। यस सर। अब फिर लेकिन मैं तो 1 लाख यूरो। 1 लाख यूरो मैं तो रोज परचेज करता हूं फिर 1 लाख, लेकिन मेरे पास तो 1 लाख यूरो है ही नहीं, कैसे परचेज करूंगा फिर, कैसे होता है। राइट। इससे परचेज करता हूं, किससे परचेज करता हूं, इस लिवरेज से परचेज करता हूं। लेवरेज। कैसे, कैसे सुनो, ब्रोकर कहता है मैं आपको लिवरेज दूंगा, आप $1 डालो, डिपॉजिट $1 करो, मैं उस $1 को $500 कर दूंगा। केवल $1 से आप $1 डिपॉजिट करो, आपके अकाउंट को $500 का बना दूंगा। तो कहते हैं ना कि 1 लिवरेज 500, 1:500 लिवरेज है, ब्रोकर देता है। जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना तो वहां पर आता है कि लिवरेज क्या है, ठीक है, वो लिवरेज दिखाओ। यस सर। बहुत सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या आ रहा है सर, मजा आ रहा है, हाँ
1.500 मतलब 1.500 रेशो थे। अगर जिसको ये सारी सर। चीजें पता है वो बोर हो रहा होगा अभी। नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता थी सर। हाँ कौन बोर हो रहा है, सच में बताओ, कोई बंदा है जो मैं बोर कह हो रहा रहा है? कोई नहीं हो रहा सर, ये देखो, आपसे बोर होंगे मतलब। ये देखो, हाँ, मैंने अकाउंट ओपन किया है और इसने मुझे क्या कहा है ब्रोकर ने, आपकी लिवरेज क्या है? 500। 500, मतलब आप $1 डालो मैं आपको $500 ऊपर करके दूंगा, आप $10 डालो मैं आपको $5000 बढ़ा के दूंगा, आप $100 डालो मैं आपको $10,000 बना के दूंगा, आप $200 डालो, नहीं 10 पे 5,000 है, 50,000 50,000 ओ सॉरी हो सॉरी, जाएगा नहीं सर। नहीं, यहाँ पर 10 पे 10,000 हो जाएगा ना, हाँ 10 हाँ सर। 10 पे 1,000 है आई थिंक, हाँ 10 पे 1,000 एक रेशो, यहाँ पर कैलकुलेटर करते हैं ना, खामोखा ऐसे, इतनी बेस मेरी वो नहीं है, पक्की नहीं है। सर 10 में 5,000 होगा। सर मैंने 10 पे $200 5,000 होगा सर। देखो और $200 में 50,000 डिपॉजिट होगा किया, सौ पे। $200 का मैं डिपॉजिट किया और जरब किया 500 500 से, मेरा $1,00,000 बन गया। यस सर। $200 पे मेरा कितना बन गया? 1,00,000 $1,00,000। अब तो मैं 1,00,000 परचेज कर सकता हूँ ना, मैंने $200 का डिपॉजिट किया है, हाँ यस सर। ये सही ब्रोकर है। ने मुझे लोन दिया। अब जब मैं 1,00,000 परचेज करूंगा तो मेरे ऊपर फीस कितनी लगेगी? $10। $10। $10 एक पिप इंक्रीज होगा, टोटल अमाउंट प्लस आया $200। अगर एक पिप इंक्रीज हुआ मुझे कितना प्रॉफिट होगा? $10 10 पिप इंक्रीज हुए, मैंने जहां पर बाय किया $100 का प्रॉफिट, $100 100 पिप इंक्रीज हुए 1,000 $1,000 का प्रॉफिट होगा, 1,000 पिप इंक्रीज हुए 1,00,000 $1,00,000 का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब तो लाजमी मैं $10,000 का होगा। क्या बोले? 1,000 पे $10 का प्रॉफिट होगा। एक पिप पे $10 का प्रॉफिट होगा। ठीक है यार, हाँ, आप जो बात हाँ। कर रहे हो, कोई भी बात कर रहा है ना, जो भी बात कर रहा है अभी, सोनू बात कर रहा है, पता नहीं कौन, उसकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। सर मैं हूँ, मैं हूँ सर, हाँ प्रिंस। हाँ बोलो। हमारी आवाज। हाँ अब आ मैं रही ये है। बोल रहा हूँ सर, $1,000 पे $10,000 का प्रॉफिट होगा सर, $1,00,000 का नहीं होगा। सर गलती हो गई सर। कहाँ पर? ये भैया ने गलत बोल दिया। अच्छा 10,000, हाँ ये हाँ, ठीक है 10,000 हाँ, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा एक कैलकुलेशन है हमारी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन हम 1,00,000 तो परचेज नहीं करेंगे ना, 1,00,000 परचेज किया, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, ये $200 हमारा जीरो बन जाएगा। मार्केट थोड़ी सी भी अगेंस्ट गई तो हमारा $200 क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो फिर हम क्या, हम 1,00,000 से कम परचेज कर सकते हैं? इसका 10वां हिस्सा क्या होगा 1,00,000 का? 0.00 0.1 खाली 10वां हिस्सा, अच्छा हिसाब करो। यस सर 0.1। ठीक है, ये इतना ठीक पता है, ठीक है। इसको कहते हैं मिनी लॉट। यस सर। इसको क्या कहते हैं? मिनी लॉट। और एक को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट। और इसको कहते हैं मिनी लॉट। उसके बाद 0.1 का 10वां हिस्सा क्या होगा? 0.01, इसको कहते हैं माइक्रो लॉट। अगर अब यहां पर हिसाब करो, यहां पर यह हिसाब करो, एक लॉट के ऊपर कितनी फीस है? $10। मिनी लॉट पे कितनी फीस होगी? 0.1 मतलब $1। इसके ऊपर कितनी फीस होगी? 0.1 ठीक है, इस तरीके से फीस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस तरीके से फीस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कम से कम ये लॉट परचेज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट, या आप ज्यादा से ज्यादा 20 लॉट परचेज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप 20 लॉट परचेज कर सकते हो, लिमिट है, 20 से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते।
समझ गया। ठीक है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ पूछे। पूछ सकता हूँ? जी जी। मल्टीप्लायर जो है X500 जो जैसे IQ ऑप्शन में, सर मैंने उसमें $50 जो डिपॉजिट किया था फर्स्ट टाइम, हम्म तो $2 तो मैंने बाइनरी में लॉस किया। हम्म उसके बाद $47 बचा था, तो $47 से 2300 किया सर उसको। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो 2300 कैसा हो गया? डॉलर था 2300, $47 से या $48 से $2300 बनाया था सर मैंने, हाँ क्योंकि तो X500 से क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन था, तो वो हम्म, हिसाब से मैंने बाइनरी के हिसाब से उसको फॉरेक्स में मैंने कन्वर्ट किया। मतलब हम्म मेरे ख्याल से मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, शायद जीबी हम्म जेपीवाई था, जीजे था, तो मैंने हम्म आपको भेजा था, लेकिन मेरे को खुद शौक था कि मैंने कैसे बनाया। हम्म, वो ऐसा होता है जो आईक्यू ऑप्शन पे आप ट्रेड करते हो ना, आईक्यू ऑप्शन ऐसा करता है, जी सर। आप पावर सिलेक्ट करते हो, सही है। आपने आईक्यू ऑप्शन के फॉरेक्स में ट्रेड किया था ना। हाँ सर, मैंने IQ ऑप्शन में X500 से मैंने ट्रेड लिया था। देखो वो $47 या $48 आईक्यू समथिंग ऑप्शन अराउंड। ये आपको ऑफर करता है। आप क्या क्या पावर एक्स क्या रखते हो? मैंने 500X से किया था सर। 0.500 एक्स से, मतलब तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा पावर था ना। तो वही मैक्स मैंने लिया आपका था, मैक्सिमम। मैक्स वो होगा, तो फिर उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, क्योंकि जितना वो पावर, क्योंकि वो थोड़ी उसकी ट्रेडिंग डिफरेंट है, वो फॉरेक्स के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं है उसकी, इसमें तो उसका सिले भी डिफरेंस है। जी सर, देख, इसमें मैंने लिया था जो नमा आपने मेरे को सिखाया था बाइनरी में। बाइनरी में जो कैंडलस्टिक प्रेडिक्शन आप जो करते हो, मैंने जो बताया गया था, उसमें मैंने प्रेडिक्शन करके 500X नमा से मैंने ट्रेडिंग किया था। हम्म $47 या $48, आई डोंट रिमेम्बर। तो उससे मैंने जो हुआ था $2300 विद इन 2 और 4 आवर्स सर। हम्म नमा मैं अभी भी शॉक हूं, तो कैसे हो गया मुझे नहीं पता है। वो मैं आपको बताऊंगा, मैं मेरे ख्याल से मैंने समझाऊंगा। आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था सर। नहीं, वो आपको मैं समझाऊंगा। वो फर्क है, ब्रोकर टू ब्रोकर का फर्क होता है। आईक्यू ऑप्शन जो आपको देता है, जिस तरीके से आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना, और अगर आपके अगेंस्ट जाता ना, उतना इसी इसी तरीके से आपका इतना लॉस भी होता। ठीक है, अगेंस्ट ज्यादा तो मैंने स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी मैंने उसको मैनेज किया था, स्टॉप हाँ लॉस। तो ये था। तो इस तरीके से एक ब्रोकर होता है, नमा एक ब्रोकर होता है ना, वो आपको पावर जी के हिसाब सर। से ट्रेडिंग करवाता है। फॉरेक्स का कोई भी ब्रोकर आपको पावर के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कराता, समझ गए। आपको जैसे कि बाइनरी के अंदर आईक्यू ऑप्शन के अंदर जो एफएक्स है, वो उसका थोड़ा स्लैब डिफरेंट है। इस वजह से अगर यही ट्रेड आप फॉरेक्स के किसी ब्रोकर के साथ करते, कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं होता। इस तरीके से फिर आपको लॉट्स परचेस ज्यादा करने पड़ते, फिर हो सकता था। तो वो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा एक दिन आप सब लोगों को, कि आईक्यू ऑप्शन के फॉरेक्स में और रियल मार्केट के फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों बना था। ठीक है, श्योर श्योर सर, श्योर सर। तो ये सारी चीज थी कि लॉट परचेज करने से फीस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और यहाँ से हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, हम उनके अंदर से जो है ना, अब पिप की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। पिप कैसे काउंट करते हैं, वो बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज के लिए इतना काफी था, जितना भी हमने डिस्कस किया। कुछ दिन ये सर इंट्रोडक्शन टाइप डिस्कशन रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों की नॉलेज दे रहा हूँ कि इस मार्केट के बारे में। जब हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस फेज 2 के अंदर जाएंगे, तो फिर आप लोगों को कुछ काम दूंगा जो आप लोगों ने करने होंगे। अभी आप लोगों ने ये बस नॉलेज लेनी है कि भाई इस मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। एक दिन या 2 दिन मजीद इसके ऊपर और डिस्कशन रहेगी, और बहुत सारी को बेसिक्स पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर हम चलेंगे जब एक स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे, फिर ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढोगे, उसके ऊपर फिर देखोगे। लेकिन अभी सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं कि मार्केट, इसका बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस ट्रेड कैसे होता है ये। ठीक है, अभी मेरी एक क्लास है, वो एकेडमी के अंदर क्लास है, तो उसके लिए अभी मैं क्लास को फिनिश कराऊं, नहीं तो अभी और बात करते हैं, क्योंकि अभी 9 बजे का ठीक है टाइम दिया सर। था, 9:15 मैं क्लास वो कर लूंगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। सर ठीक है। ठीक है। सर जी भाई। सर हाँ हाँ, सर वीडियोस ये वाली मिल जाएंगी? हाँ मिल जाएंगी। मैं आज आप सब जो है ना, अपनी जीमेल एड्रेस मुझे दे दो, ठीक है, और यस इसमें ग्रुप के अंदर डाल दो, ओके ताकि फिर मैं आप लोगों को आज ही अपलोड कर दूंगा ये सारी। ठीक है। सर। आज सर और मेरा कल एक दोनों क्वेश्चन की दे और है, दीजिएगा। मैं हाँ, कल पूछ की और सकता आज हूँ? की दोनों कर देंगे। जी जी।
मेरा एक क्लाइंट था, ही इज हाँ। फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम दुबई। हाँ तो उसका जो है $1,13,000 का माइनस चल रहा था हाँ नेस्डेक USD 100 में। ठीक ठीक है सर। तो मैंने उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं किया अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जो हाँ। आपने जो नॉलेज दिया था हाँ हाँ बाइनरी का। हम्म ठीक है। सो उसका माइनस चल रहा था, लॉस चल रहा था अराउंड $1,00,000 मैंने ठीक है। ऑलरेडी उसका मैंने फोटो रखा हुआ हूँ। हाँ तो उसने मेरे पास आया था मेरे ऑफिस में, क्योंकि उसने किसी ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है बंदा, तो बाइनरी में कुछ सिग्नल वगैरह दे रहा है, तो उसने मेरे पास आया। तो उसमें सर मैंने बाइनरी का जो आपने जो सिखाया था, तो उसमें मैंने उसको अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू जो आपने मुझे सिखाया गया था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। सही। सर उसका $48,000 मैंने उसको रिकवर करके दे दिया। मैंने उसको $1,00,000 तो रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन 48। अकॉर्डिंग मतलब आपने जो बाइनरी जो बताया गया था कि सपोर्ट विद रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे जितने मेंबर्स है तो बाइनरी ट्रेडर्स है, तो उसमें से $48,000 में रिकवर किया। सो मैं अभी भी शॉक हूँ कि मैं बाइनरी में जो कॉन्सेप्ट आपने बताया गया था कि फॉरेक्स में यूज होता है, अभी तक मैं शॉक हूँ। लेकिन उसका $48 मैंने यूज मतलब उसको रिकवर करके दे दिया सर। उसके बाद मैंने बोल दिया सर ब्रदर आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी। नहीं कि देखो उसका भाई, मोस्ट ऑफ द ट्रेड देखो वाज इन बाइनरी गोल्ड के अंदर एंड जो यूएस 100। बाइनरी के अंदर मार्केट कौन सी है? ये फॉरेक्स की तो है ना बाइनरी के अंदर। या बट मार्केट आपने तो हम लोग फॉरेक्स है, को अभी तक बस तो सिर्फ वहां पर। बाइनरी में आप लोगों को सर अभी तो यूएस 100 नहीं था और गोल्ड नहीं था, तो मैंने जो उसको हाँ यूएस 100 में उसका बहुत सारे लोड लगे था 7.77 का, मेरे ख्याल से 10-15 नहीं अप्रोक्स प्लस 100 लॉट लगा हुआ था। लेकिन मैंने सर टू बी फ्रैंक आपका जो बाइनरी आपने मुझे सिखाया था, सिर्फ उसी कारण मैंने उसको $48,000 USD, मैंने उसको USD मैंने उसको रिकवर कर दिया। लेकिन आई एम रियली स्टिल सरप्राइज कि मैंने कैसे किया। बस डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है, फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जी जी डिस्कस जी करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है।